नेगेटिव मार्किंग का कोई फार्मूला नहीं है। नेगेटिव मार्किंग केवल प्रैक्टिस से दूर होती है। जब तक पूरे पेपर को स्वेप नहीं करोगे, स्वेप का मतलब है हर ऑप्शन पे चर्चा नहीं करोगे, पूरे पेपर में कैसे प्रश्न आए, फिर अगले दिन मेरे प्रश्न गलत क्यों हुए, ये एनालिसिस आपका होना चाहिए। ये हमने पीजीबी प्रोग्राम के बच्चों को बहुत सिखाया है कि आप हर पेपर के बाद पूरा स्वेप कीजिए। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से मैंने गलत क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था, मेरी मतलब थॉट इसमें क्या थी। धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे उस प्रैक्टिस से जो है तुम्हारा ये नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक कम होगी। तो जो तुम पेपरों में नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो उसके दो रीजन होते हैं, या तुम्हारा रिवीजन ढंग से नहीं हुआ, या नंबर दो तुम अपने आप में गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को तुम इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो गलतियों को इंप्रूव करना है, ठीक है। और बार बार जितना रिवाइज अच्छे से कर लोगे और उसके बाद पेपर का विश्लेषण करोगे, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग को दूर करने का तरीका रिवीजन है, पेपर एनालिसिस है, पेपर को स्वेप करना है और अपनी कमियों पे वर्क करना है। और इस समय तुम्हें ढंग से काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। नंबर दो, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। दो रीजन होते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आने के। एक तो चीजों को आप तय नहीं कर पा रहे हो। हमेशा एक याद रखना, डेडलाइन जब तक तय नहीं करोगे, डेडलाइन का मतलब मैं ये सोच लूं कि यार मेरे को काम करना है। कई बार होता है कि हमारी टीम से फोन आता है कि सर टेस्ट है शाम को, और मैं उस टेस्ट को जो है वो मात्र 2 घंटों में तैयार कर देता हूं क्योंकि मेरे पे प्रेशर डेडलाइन हो गई। और वही टेस्ट जैसे मान लीजिए भी ग्रेड फेस्ट का टेस्ट था तो मैंने 3 दिन लगा दिए तैयार करने में। समझ रहे हैं आप? हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब डेडलाइन होती है ना। आप चीजों को तय करो कि 10 दिन के भीतर मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है, 15 दिन के भीतर ये पार्ट कंप्लीट करना है, 20 दिन के अंदर ये पार्ट कंप्लीट करना है। हर पूरे पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लो, पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग कर लो, मीडियम को जो है वो अलग कर लो, इजी जो आपके तैयार हैं उसको अलग कर लो। अब इंपॉर्टेंट को सबसे पहले लीड करो कि यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनमें से कौन से टॉपिक है जो मेरे कमजोर है, इनको पिछले आने वाले 10 डेज के अंतर्गत कंप्लीट कवर करो। डेडलाइन तय कर दो कि मुझे ये पार्ट पढ़ना ही है और ये पढ़ने के बाद मुझे इस किताब को एक बार स्टडी टेबल से हटा के उधर रखनी। जब तक डेडलाइन तय नहीं करोगे ना, तब तक रिजल्ट आएगा ही नहीं, परिणाम आएंगे ही नहीं। तो डेडलाइन बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए। नंबर दो, इंपॉर्टेंट, मीडियम और सरल, इसके रूप में पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांटिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमिक में जहां से प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन पॉलिटी में, ये तय कीजिए कि मुझे इन टॉपिक्स में लीड लेनी है, ये पर्सन 100% यहां से बनेंगे, और उनको बहुत शानदार तरीके से तय कीजिए। और तीसरा तरीका है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है तो डर है अंदर। अब आप कहोगे कि सर डर लग रहा है, डर लगना लाजमी है, डर लगेगा, लेकिन डर आपके अंदर हावी होता है तो आपका रिजल्ट प्रभावित होता है। नॉर्मल डर लगना चाहिए, ठीक है। अब डर से बचने के लिए क्या करना है, आपको प्लान बी बनाना है। प्लान बी मतलब सर हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम चतुश्रेणी है, थर्ड ग्रेड देंगे। आप ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट ग्रेड सेकंड कीजिए। जैसे आपका टाइम मिलेगा ग्रेड सेकंड की तुमने ईमानदारी से मेहनत कर लेना, ग्रेड थर्ड में तुम्हें को रोक नहीं पाएगा। प्लान बी हमेशा याद रखें, यार ग्रेड सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड है ना यार, 20,000 वैकेंसी आएंगी, कर लूंगा ना। इसके अलावा ये ऑप्शन भी है ना, पटवारी कर लूंगा ना, ये कर लूंगा ना। प्लान बी दिमाग में रखें, उससे पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो कर लूंगा। ये जब आप तय कर लेते हो कि और नहीं होगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, बस यही आपको इतना कमजोर बना देता है कि आपका कॉन्फिडेंस जीरो लेवल पे आ जाता है। तो प्लान बी रखें और जिंदगी में हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट सोचें कि यार नहीं होगा तो क्या ही होना है। ये दिमाग में जब रखेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के मैंने 3 तरीके बताए हैं। डेडलाइन तय करनी है जिससे रिवीजन टाइम पे होगा, रिवीजन अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब टॉपिक्स को तुम कवर करना शुरू कर दोगे ना, फटाफट किताबें जब रिवाइज होने लग जाएंगे ना, आपको लगेगा ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। साइकोलॉजी में हो गया, साइकोलॉजी में मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया, बहुत उसको देखिएगा आप, ठीक है। ऐसे ही हर पार्ट विशेष के क्वेश्चंस देखिए, यार वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, आज इंडिया ज्योग्राफी होगी, तो उन चीजों को तय करो और अपने टेबल से ये कॉन्फिडेंस लाओ कि यार मेरा ये पार्ट हो गया है, उसी से चीजें होंगी। ऐसे नहीं कि दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दो, उसके तो टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस गिरता है। कंपैरिजन मत कीजिए, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल तुमसे है, और जब तुमसे है ना तो तुम अपना बेस्ट देना शुरू कर दो। तो ये तरीके हैं, इंपॉर्टेंट, मीडियम, सरल के रूप में डिवाइडेशन करना, डेडलाइन बनाना, बार बार अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, और डर और भय को दूर करने के लिए प्लान बी ये रखना। एक सवाल आप लोगों का बार बार आ रहा है, कॉन्फिडेंस की बात कर ली मैंने,
ठीक है सर, बेस्ट रिवीजन करने का तरीका क्या? तो रिवीजन करने का तरीका मैंने बताया ना कि एक तो इंपॉर्टेंट का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट टाइम में किन चीजों पे मुझे फोकस करना है, एक तो ये चीज दिमाग में फीड करो। दूसरा, रिवाइज करें तो ये कोशिश करें कि हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके पर्सन देखो। बेस्ट तरीका ये, टॉपिक जैसे पढ़ा उसके पर्सन देखो, फिर उस टॉपिक को 10 से 12 दिन में फिर से रिवाइज करो, और हो सके तो तुम्हें पास टाइम हो तो उस टॉपिक के जो मेन कीवर्ड है ना, वन लाइनर जो है वो आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लेते हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये रिवीजन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के जस्ट बाद में 5 मिनट आंख बंद कीजिए और मनन कीजिए उस टॉपिक को, उसके बाद उसके प्रश्न निकालिए, और जैसे ही प्रश्न निकाले उसके बाद कोशिश कीजिए कि 8-10 दिन बाद में उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करना है। जितने ज्यादा प्रश्न निकालोगे पूरा टॉपिक उतना ही क्लियर होगा। और विशेष रूप से जो मैथ के बच्चे हैं वो ये मत सोचेंगे मेरा पूरा पेपर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आप यदि 50% नंबर ले आओगे ना तो 100% टीचर बन जाओगे। तो थोड़ी सी स्पीड पे ध्यान दे मैथ वाले बच्चे, और बाकी विषय वाले जैसे एसएसटी के बच्चे हैं तो उनके विषय बहुत ज्यादा है, तो उन विषयों में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना होता है, फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इनमें सीमित कंटेंट पढ़िए, ज्यादा किताबें मत बदलिए। लास्ट वाले पेपरों का एनालिसिस करो, 9 दिसंबर 24 के जितने भी संस्कृत विभाग के पेपर हुए हैं वो सामने निकालो। मैं पेपर एनालिसिस करता हूं, मुझे आइडिया लग जाता है ये यहां से प्रश्न आएगा, यहां से नहीं आएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि सर किताब चेंज करनी चाहिए, कि कोई किताब नहीं चेंज करनी है। लास्ट टाइम में जो पास है तुम्हारे पास उसी को पढ़िए। सिर्फ करंट में आपको नया पढ़ना है। करंट के 10 प्रश्न आते हैं। करंट के कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न करंट के आते हैं। अब करंट को कैसे तैयार करना है, मैंने जितने पेपरों का एनालिसिस किया करंट में, तो सबसे अधिक फोकस कहां होगा? मई, जून, अप्रैल, ये 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट महीने होते हैं। आप ये कोशिश करें कि जनवरी 2025 से लेकर, ठीक है, और 31 जुलाई तक का, अभी अभी मान लो जून चल रहा है तो आप एक बार इन टॉप महीनों पे काम कर लीजिए, जैसे जून के ऊपर आप जून तक आप कंप्लीट शानदार तरीके से कवर कर ले। और चूंकि आपके राजस्थान का ही करंट आना सबसे बड़ा फायदा आपके, तो राजस्थान की कितनी घटनाएं हो जाएंगी। मतलब आप ये मानो कि करंट को आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज्यादा अनावश्यक बकवास चीजें नहीं पढ़नी है, पता नहीं क्या क्या वार्षिकांक आएंगे, कितनी इतना कचरा होता है करंट वाली किताबों में। आपको ये सिलेक्ट करना है कि अभी हाल में जो पेपर हुए हैं उनमें किन किन बिंदुओं पर राजस्थान की जितनी पॉलिसी है उनको ढंग से तैयार कर लो, बड़े तरीके से, पूरा एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए आपके। राजस्थान के पुरस्कार, राजस्थान के स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये कितनी होंगी, बहुत कम योजनाएं हैं, बहुत कम डाटा है, तो इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में भी तैयार किया जा सकता है। अभी हल्का सा एक बार रिवीजन कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, ये 5 महीनों पे फोकस कर लीजिए। एक बार जनवरी से पुराने टाइम में मत जाइए आप। और जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, मोमल, क्रोनोलॉजी या कोई भी कोचिंग का उस समय वार्षिकांक आएगा, तो ऐसी कोई भी चीज आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है आपको राजस्थान पे फोकस करना है। तो करंट को लेकर अनावश्यक रूप से कोई वीडियो, अनावश्यक रूप से अभी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। जो मैंने काम की बात बोली है, सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, टीचिंग मेथड के पीवाईक्यू देखिए। फर्स्ट पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया, जो नया पार्ट है, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इनको स्पेशली फोकस कीजिए। साइकोलॉजी आपका कमजोर है तो उसका पीवाईक्यू बेस, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले ली आपने या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उसको बार बार निकालिए। तो इस प्रकार आप खुद को, आपको लगने लग जाएगा, जैसे ही आप जून एंड तक जाएंगे या 15 या 20 जुलाई के आसपास रहेंगे, तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, और ये सिचुएशन कोई और दूसरा नहीं ला सकता, ना मेरी वीडियो देखने से आएगी, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, आपकी स्पीड से आएगी। तो इस समय आपको बढ़िया गति से दौड़ना है और कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ना है। 100% मैं कह रहा हूं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। दूसरी भर्तियों के बारे में अभी मत सोचिए, पूरा ध्यान केवल ग्रेड सेकंड पे लगाइए। ग्रेड सेकंड का क्या रहता है उसके बाद आपको सोचना है कि अब मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, वो अपन उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल केवल ग्रेड सेकंड को ही सोचकर तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ सुझाव थे जो आप लोगों को फोकस करना है। लास्ट ईयर के पेपर जरूर देखना है, याद रखना, ठीक है। तो ये ही चीजें आई थी मेरे पास, जितने भी मैंने क्यूरीज पूछी थी आप लोगों की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सुझाव दे दिया है। तो अपना बेहतरीन देना है, बेस्ट देना है। थैंक यू वेरी मच।